फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नोबल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देखेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि पदार्थ क्या होता है, फिर उसके बाद पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है, इसमें क्या क्या अंतर है, ये देखेंगे। तो पहले समझते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ की परिभाषा देखें हम। पदार्थ कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वह कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं और उसमें जड़त्व का गुण होता है, पदार्थ कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए, वे सभी वस्तुएं जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और उसमें जड़त्व का गुण होता है, उसे हम मैटर पदार्थ बोलते हैं। और भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव एवं गैस में। तो हम बारी बारी से तीनों के बारे में चर्चा करते हैं, तीनों में अंतर को देखते हैं। पहले हम आकार के बारे में देखते हैं, ठोस के आकार के बारे में। तो हम बात करें कि ठोसों का आकार निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। जैसे आपने ईंट के टुकड़े को देखा होगा तो वो ठोस है और उसका आकार कैसा है, निश्चित है। उसे किसी भी जगह रखेंगे, इधर उधर करेंगे तो वो आकार उसका वैसे ही बना रहेगा। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। अर्थात कि आप इसे अगर छिछले बर्तन में रखेंगे तो अलग आकार ले लेगा, सिलेंडर टाइप किसी बर्तन में रखेंगे तो अलग आकार लेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता। वही बात गैस के साथ भी है कि जो गैस होते हैं उनका भी आकार अनिश्चित होता है, अर्थात कि निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित होता है। ठीक, दूसरा देखते हैं हम इसके आयतन के बारे में। अगर हम ठोसों के आयतन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ठोस का आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। अच्छा, द्रव की बात यदि हम करें तो जो द्रव होते हैं उनका आकार, यहाँ आयतन की बात कर रहे थे हम। ठोस का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है। बात को समझें। मान लीजिए कि कोई द्रव है आपके पास, आप इस तरह के बर्तन में उसको रखते हैं, इस तरह के बर्तन में रखते हैं। तो यदि आप वॉल्यूम ज्ञात करना चाहें, आयतन ज्ञात करना चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं L/B/H और आपको उस द्रव का आयतन पता चल जाएगा। फिर आपने क्या किया कि इसी द्रव को आपने क्या किया कि एक सिलेंडर टाइप वाले बर्तन में डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया। तो फिर आप सूत्र लगा सकते हैं कि πr²H। ये वाला, अगर आपको वॉल्यूम ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा लीजिए। फिर आप देखेंगे कि ये दोनों आपस में, दोनों का आयतन समान आ रहा है। चाहे आप इस तरह के बर्तन में रखें, इस तरह के बर्तन में रखें, या मान लीजिए आप इस तरह के बर्तन में रख देते हैं, ऐसे किसी बर्तन में रख देते हैं मान लीजिए, तो आप यहाँ पे 1/3 πr²H का फार्मूला लगा के आयतन ज्ञात करेंगे। तीनों में देखेंगे कि आयतन आपको समान मिलेगा, बराबर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो द्रव होते हैं उसका आयतन निश्चित होता है। वो किसी भी बर्तन में रखे जाएं, उनका जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो निश्चित होता है। आगे बात करें गैसों के बारे में तो हम कह सकते हैं कि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम। देखें, जो ठोस है उनका घनत्व तो बहुत काफी होता है। ठोस का घनत्व अधिक होता है। ठीक, द्रव के घनत्व की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ठोस की अपेक्षा ठोस की
अपेक्षा द्रव का घनत्व तो कम होता है, द्रव का घनत्व कम होता है। ठीक, यदि हम इसको कंपेयर करें गैस के साथ तो हम कह सकते हैं कि गैसों का जो घनत्व है, सॉरी, द्रव से भी कम होता है, द्रव से भी कम होता है। ठीक, आगे हम बात करें कि जो ठोस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ चित्र द्वारा समझ लीजिए इसे, उनके अणु बहुत पास पास होते हैं, उनके अणु बहुत पास पास होते हैं। जो ठोस होते हैं उनमें जो है, जो उनके अणु हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही करीब करीब होते हैं। अगर हम द्रव की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ठोस की अपेक्षा इनमें जो अणु होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। अर्थात कि अगर हम चित्र द्वारा समझना चाहें तो कह सकते हैं कि क्या है, थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा दूर दूर है, उनके अणु क्या है, थोड़ा दूर दूर है, इस तरह आप समझ सकते हैं। जो गैसों में उनके अणु है, सॉरी, द्रव में उनके अणु है वो ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर हम यही बात गैसों में देखें तो हम कह सकते हैं कि गैसों में जो उनके अणु होते हैं वो द्रव की अपेक्षा और दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होते हैं। ठीक, ये हुआ। आगे हम बात करें बहने का गुण, तो देखें हम कह सकते हैं कि ठोस में बहने का गुण नहीं होता, ठोस में बहने का गुण नहीं होता, अर्थात कि ठोस बहते नहीं है, बहने का गुण नहीं होता है। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में बहने का गुण होता है, द्रव में बहने का गुण होता है। लेकिन एक शर्त है, हमेशा क्या होगा, जो द्रव होंगे वो ऊपर से नीचे की तरफ ही बहेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ, ये नहीं कि नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक, अगर हम इससे थोड़ा कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं कि गैस में भी बहने का गुण होता है, लेकिन चारों तरफ, चारों तरफ। तो हम कह सकते हैं कि गैस में या गैसों में बहने का गुण होता है, बहने का गुण होता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा था द्रव में, तो द्रव में क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नीचे की तरफ बहते हैं, लेकिन जो गैसें होती हैं वो चारों तरफ, मान लीजिए यहाँ पे कोई गैस है तो ये चारों तरफ जो है बह सकते हैं। ठीक, आगे फिर देखते हैं छठवां नंबर। छठा हमारा है कि ठोस गर्म करने पर थोड़ा सा फैलते हैं, थोड़ा सा फैलते हैं। आपने ट्रेन पटरियों के, दो ट्रेन पटरियों के बीच रिक्त स्थान को देखा होगा, एक ट्रेन पटरी ये है और एक ट्रेन पटरी ये, इनके बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान होता है, थोड़ी सी खाली जगह होती है। ऐसा इस वजह से रखा जाता है ताकि जब गर्मी का मौसम आए और सूर्य की किरणें इस पर पड़ें, तो चूंकि ये इस पर पड़ेंगी तो ये गर्म होगा। और फिर हमने कहा कि ठोस गर्म करने पर थोड़ा सा फैलते हैं, और ये थोड़ा सा फैल के इस तरफ आएंगे और ये फैल के इस तरफ आएंगे, तो ये क्या होगा कि कवर कर लेंगे, आपस में चिपक जाएगा। इस वजह से ट्रेन पटरियों के बीच थोड़ा सा रिक्त स्थान छोड़ाता है। तो आप समझिए इस बात को कि ठोस गर्म करने पर क्या होता है, थोड़ा सा फैलते हैं। लेकिन द्रव की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि द्रव ठोस की अपेक्षा गर्म करने पर अधिक फैलते हैं। ठीक, जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो वह ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा उसमें प्रसार होता है, थोड़ा ज़्यादा फैलते हैं। अगर हम गैसों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गैस द्रव की अपेक्षा गर्म करने पर अधिक फैलते हैं, अधिक फैलते हैं। ठीक, क्या कहा हमने कि गैस जो होते हैं वो गर्म करने पर द्रव की अपेक्षा थोड़ा अधिक फैलते हैं। ठीक, अगला अंतर हमारा है
ये सातवां अंतर है कि ठोस को बहुत कम दबाया जा सकता है। ठोस को बहुत कम दबाया जा सकता है। अगर हम कंपैरिजन करें द्रव से तो हम कह सकते हैं कि द्रव की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा द्रव को अधिक दबाया जा सकता है। ठीक, हमने क्या कहा, ठोस को बहुत कम दबाया जा सकता है, ठोस को बहुत कम दबाया जा सकता है, और जो द्रव है उन्हें ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा दबाया जा सकता है, वो दब भी जाएंगे। अगर हम गैसों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक दबाए जा सकते हैं। ठीक, गैस द्रव की अपेक्षा अधिक दबाए जा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि छोटे से सिलेंडर में हम लगभग 15 केजी गैस को दबा के रखते हैं। कितना? 15 केजी। छोटे से गैस के बोतल में, जो सिलेंडर आपका एलपीजी वाला है, छोटे से बड़ा 15 केजी, लगभग 15 की, थोड़ा सा कम है, 9 के करीब रहता है, इतना केजी गैस को हम दबा के रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक दबाए जा सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि ये 8वां अंतर है। पीछे हमने आपको बताया था इस तरह से कि जो ठोस होते हैं उनके अणु बहुत पास पास होते हैं, उनके अणु बहुत पास पास होते हैं, इस तरह से बताया था आपको। और फिर जो गैस होते हैं द्रव होते हैं, उनके अणु थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। और जो गैस होते हैं, ये 8वां है, जो गैस होते हैं इनके अणु थोड़े ज़्यादा, सबसे अधिक कह सकते हैं, सबसे अधिक दूर दूर होते हैं। ठीक, तो इसे थोड़ा समझिए। हम कह सकते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच रिक्त स्थान बिल्कुल से कम होता है, बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि द्रव जो है उसके अणुओं के बीच रिक्त स्थान थोड़ा ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और जो गैस है उसे हम कह सकते हैं कि गैसों के अणुओं के बीच रिक्त स्थान द्रव के अणुओं के रिक्त स्थान की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है या सबसे अधिक होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। ठीक, इसी से हम एक अंतर और ले लेते हैं। हम कह सकते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, जिसकी वजह से वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। फिर से समझें, हम कह सकते हैं कि ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और अगर हम द्रव की बात करें तो कह सकते हैं कि ठोस की अपेक्षा द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। और यहाँ हम कह सकते हैं गैस में कि जो गैस के अणु हैं द्रव की अपेक्षा उनके अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो बिल्कुल से मतलब बहुत कम होता है, बिल्कुल से ना के बराबर होता है। तो ये हुआ। अगर हम उदाहरण देखना चाहें, एग्जाम्पल, तो हम ठोस में देख सकते हैं कि लोहा है, हमारा ईंट का टुकड़ा है, फिर उसके बाद चांदी है, सोना है, तांबा है, ये सभी हमारे कैसे हैं? ठोस है। फिर अगर हम बात करें द्रव में तो कह सकते हैं हमारा जल है, फिर उसके बाद आप कह सकते हैं दूध है, तेल है, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम गैस में कहें एग्जाम्पल की बात तो हम कह सकते हैं हमारे एलपीजी एक गैस है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह से बहुत सारी गैसें जो है वो इसके उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।